नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ही सीरीज के तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस करंट अफेयर्स को। तो रक्षा के क्षेत्र में 2019 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे उन्हें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो डिफेंस करंट अफेयर्स के तहत हम पहले बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। ठीक है, तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की कि देश के रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार के सर्वोच्च एकल सलाहकार के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो मुख्य काम है वो है तीनों सेनाओं यानी थल, जल, वायु, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और उन्हें प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना। साथ ही साथ सीडीएस जो है वो एक सलाहकार की भूमिका में भी काम करेगी रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, उसके अलावा अन्य कार्य क्या होंगे? तो सीडीएस का प्रमुख कार्य रक्षा क्षेत्र की तीनों सेनाओं वायु, थल और जल सेना नियोजन, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों के संबंध में समन्वय स्थापित करना। तो कारगिल युद्ध के बाद जो है ये महसूस किया गया कि किस प्रकार से जो है और बेहतर किया जा सकता है। तो उस युद्ध के बाद यानी कारगिल युद्ध के बाद के सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में जो है एक समिति बनाई गई। उसी ने सर्वप्रथम सीडीएस के पद की सिफारिश की थी। ठीक है, साल 2012 में नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अस्थायी प्रमुख का पद सृजित करने की अनुशंसा की थी। तो ये मामला हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। अगला, पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, यह पूरी तरह से स्वदेश विकसित मिसाइल है जो उच्चतम विस्फोटक से लैस है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है। तो ये मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल कई प्रकार से जो है होती है, उसमें से ये मेन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल है। तो उच्चतम विस्फोट से लैस है, इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर है और ये MPATGAM के सफल परीक्षण की त्रिशली श्रृंखला है। अब अगला, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये ब्रह्मोस जो नाम है वो 2 नदियों के नाम पे रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया है। तो उड़ीसा के चांदीपुर से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर है। यह एक मध्यम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, समुद्री जहाज, लड़ाकू विमान व जमीन से यानी कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। ब्रह्मोस रूसी कंपनी NPO और भारत के DRDO के बीच यह एक संयुक्त उपक्रम है। आगे बढ़ते हैं। भारत को पहला राफेल जेट विमान प्राप्त हो गया। तो राफेल जेट विमान पे भारत में कितनी राजनीति हुई, सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, तमाम चीजें हुई। तो भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस यानी 8 अक्टूबर को भारत को फ्रांस ने पहला राफेल जेट प्रदान कर दिया। ठीक है, रक्षा मंत्री गए थे रिसीव करने के लिए। 59,000 करोड़ रुपए की ये पूरी डील है। इसमें 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान जो है खरीदना है। ये 2016 में समझौता हुआ था इसे खरीदने के लिए फ्रांस के साथ। ठीक है, बाकी सभी विमान, एक तो मिल गया है, बाकी सभी 2022 तक भारत को मिलेंगे।
अगला, ईरान ने बाबर 373 रक्षा प्रणाली। तो ईरान ने अपने राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस के मौके पर स्वदेशी रूप से निर्मित हवा सुरक्षा प्रणाली बाबर 373 का अनावरण किया है। यह ईरान की प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित लंबी रेंज की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो हम जैसा कि जान रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध जो है आरोपित कर दिए हैं। उसी बीच में जो है एक ड्रोन जो अमेरिका का था उसे ईरान ने मार के गिरा दिया। तो बहुत सारे प्रतिबंधों का जो है इस समय ईरान सामना कर रहा है और एक खतरा ये है कि कहीं अमेरिका जो है ईरान पर आक्रमण न कर दे। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। अगला, समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अभी तक केवल विकसित देशों ने ही ऐसा किया है, लेकिन अब जो है भारत इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। तो राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू किए गए समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत गहन सागरीय क्षेत्र से संबंधित तथ्यों के अध्ययन हेतु लगभग 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी भेजे जाने का प्रस्ताव है। समुद्रयान प्रोजेक्ट इसी को कह रहे हैं। 6 किलोमीटर जो है समुद्र के 3 लोगों को जो है भेजना है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का एक भाग होगा, जिसके वर्ष 2021-22 तक आरंभ होने का अनुमान है। अब यही बताया गया जो मैंने शुरू में बताया कि यदि यह मिशन सफल रहता है तो भारत उन चुनिंदा विकसित देशों में से सभी नहीं, उन चुनिंदा विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जो गहरे सागर में खनिजों की खोज का कार्य करते हैं। अब तक केवल विकसित देशों ने ही यह कार्य किया है। भारत इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला विकासशील देश बन सकता है अगर यह काम हो गया। ठीक है, अगला, अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो हवा में मार करने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी दृश्य से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक पर कार्य करने में सक्षम पहली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। इसे सुखोई 30M के आई लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित किया गया और भविष्य में मिराज 2000, MiG-29 एवं तेजस जैसे विमानों के साथ एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, अगला, एंटी ड्रोन सिस्टम। तो भारतीय सीमा में आने वाले पाकिस्तानी ड्रोन से निपटने के लिए BSF ने एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का फैसला लिया है। यह सिस्टम क्या करेगा? तो 10 किलोमीटर रेडार में किसी भी ड्रोन को ट्रैक करने की इसकी क्षमता है जो 360 डिग्री तक दिन और रात में नजर रखेगा कि कोई ड्रोन जो है पड़ोसी देश का हमारी सीमाओं में न आने पाए। अगला, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। क्या है? तो खुद को रणनीतिक रूप से बेहतर बनाने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG तैनात करने की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत, और इसी में जो है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की परिभाषा भी छुपी हुई है, तो जिसके अंतर्गत युद्ध के लिए सभी हथियार यथा आर्टिलरी गन, टैंक, एयर डिफेंस तथा लॉजिस्टिक जैसे सेना के अलग अलग घटकों को एक साथ लाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है IGB के बारे में लिखा गया है कि ये IGB क्या है? तो IBG ब्रिगेड के आकार की एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है जो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम है। ठीक है, जैसे हम कहने कि एक ही जगह पर सारी चीजें हैं, जैसे युद्ध के समय हो। IBG का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन इनकी संख्या का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, कितने लोग रहेंगे इसमें। प्रत्येक IBG का गठन संभावित खतरों, भूभाग और कार्यों के निर्धारण के आधार पर किया जाएगा और इन्हीं 3 आधारों पर IBG को संसाधनों का आवंटन भी किया जाएगा। तो अभी जो है भारत पाकिस्तान सीमा पर इसकी जरूरत महसूस की जा रही है और IBG कार्रवाई करने हेतु अपनी अवस्थिति के आधार पर 12 से 48 घंटे के भीतर संगठित होने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये त्वरित प्रत्युत्तर देने वाला जो है
ग्रुप है। अगला अपाचे हेलीकॉप्टर, तो अमेरिका में निर्मित 8 अपाचे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किए गए। ये विश्व में सर्वाधिक उन्नत बहुउद्देशीय व बृहद स्तर पर हमला करने वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे फ्लाइंग टैंक के रूप में भी जाना जाता है। यह सभी प्रकार के मौसम में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है और उसकी स्पीड भी बहुत तेज है, अपाचे हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, तो असम के धुबरी जिले में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस प्रणाली में सतर्कता, निगरानी, संचार और डाटा संग्रहण जैसे उपकरण लगे होते हैं। इसमें इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, तो तमाम चीज़ें जो है बॉर्डर पर कैमरा वगैरह जो है, उसके बाद उस तरह का सेंसर लगा है कि कोई इधर से उधर जा रहा है तो उसकी ट्रैकिंग वगैरह, तो बहुत सारे उपकरण लगाए गए हैं तथा रेडार की सहायता से एक इलेक्ट्रॉनिक दीवार बनाई जाती है इस प्रक्रिया में। ठीक है। अगला, अमेठी में असाल्ट AK-203 फैक्ट्री का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा आयुध फैक्ट्री में भारत और रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस फैक्ट्री में क्लानिस्को राइफलों की नवीनतम श्रेणी असाल्ट AK-203 राइफल की 7.5 लाख राइफलें तैयार की जाएंगी अमेठी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। ठीक है। इससे पहले भारत पहले नंबर पे था। सऊदी अरबिया इस समय जो है पहले नंबर पर हो गया है दुनिया में हथियार खरीदने में। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर है और सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। भारत के मतलब हम दूसरे नंबर पे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुद से निर्मित करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। भारत चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गया है। किस रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, तो विभिन्न देशों के रक्षा विभाग और मंत्रालय द्वारा जारी सूचनाओं व ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, रूस और चीन सैन्य शक्ति के मामले में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। और अगला, नौसेना में शामिल पनडुब्बी जहाज हाल ही में जो शामिल हुए, तो INS खंडेरी, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह सोनार उपकरण से सुसज्जित एक परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। 28 सितंबर 2019 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो INS खंडेरी। अगला, INS नीलगिरी। तो INS नीलगिरी भारतीय नौसेना के लिए मझगांव शिपयार्ड डाक लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही नीलगिरी श्रेणी की स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का प्रमुख जहाज है, जिसे 28 सितंबर 2019 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और अगला, IGS वराह। तो ये भारतीय तट रक्षक बल के 7 98 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में चौथा जहाज है, जिसे 25 सितंबर 2019 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में जो विभिन्न घटनाक्रम महत्वपूर्ण है उन्हें हमने इस लेक्चर में देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।